कोलकाता का एक पुराना घर, एक परिवार जो सोसाइटी से एकदम कट ऑफ हो गया और एक कहानी जो अपने अंदर ना जाने कितने सारे राज छुपाए बैठी थी। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें रिलीजन और अंधविश्वास, प्यार और पागलपन के बीच का फर्क धुंधला हो गया। ये कहानी है कोलकाता के पार्थो डे के बारे में, जहाँ पे एक परिवार की चॉइसेस ने अपने खुद के बेटे को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पे मजबूर कर दिया जो हम और आप शायद कभी सोच भी नहीं सकते हैं। आज की वीडियो है कोलकाता के वन ऑफ द मोस्ट ट्विस्टेड केसेस के बारे में। आज हम बात करेंगे द पार्थो डे केस के बारे में। सब शुरू हुआ 11 जून 2015 को कोलकाता में। ये एक नॉर्मल थर्सडे होने वाला था कोलकाता में, एक शहर जो अपनी काली गलियों, अनसॉल्व क्राइम्स और छुपी हुई कहानियों के लिए जाना जाता है। एक तरफ है इस शहर की पुरानी हवेलियां, पुरानी इमारतें जहां लोग कहते हैं कि आज भी पुरानी आत्माएं घूमती है, और दूसरी तरफ शहर के अंधेरों में छुपी हुई काले जादू की कहानियां जो खुल के कभी सामने तो नहीं आई लेकिन सुनी सबने है। शहर के इस अजीब से मिक्स के बीच में एक अमीर इलाका है जिसको रॉबिन्सन स्ट्रीट कहते हैं। दिन बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, हर कोई अपने काम में व्यस्त था। तभी एक इंसान नोटिस करता है कि इनमें से एक घर से धुआं निकल रहा है, और ये घर था नंबर 3 रॉबिन्सन स्ट्रीट पे। अब इंडिया के घरों में घर से धुआं निकलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन रॉबिन्सन स्ट्रीट के इस घर से जो धुआं निकल रहा था, ये इस घर के बाथरूम की खिड़की से निकल रहा था। अब जो ये धुआं निकल रहा था, ये एकदम काला और एकदम घना था, मानो जैसे घर के अंदर कुछ जल रहा हो या घर में आग लग गई हो। और इसी काले घने धुएं ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और जितना जल्दी हो पाया पब्लिक ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को कॉल करा। इस घर के बाहर पहुंचते ही पुलिस जल्दी से बिल्डिंग के दूसरे मंजिल पे पहुंचती है और जोर जोर से दरवाजा नॉक करती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। उन्होंने बार बार नॉक करा लेकिन कोई भी दरवाजा खोलने को तैयार नहीं था। इस वक्त तक घर के अंदर से कुछ आवाज आने लगी। पुलिस को कुछ म्यूजिक और भजन की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। घर के अंदर आखिर कौन था? ये कौन शख्स था जो एक अजीब सी लैंग्वेज में म्यूजिक बजा रहा था और कुछ बोल रहा था, लेकिन फिर भी पुलिस की मौजूदगी को नजरअंदाज कर रहा था? घर के अंदर आग अभी भी लगी हुई थी, इसलिए पुलिस डिसाइड करती है कि वो घर के अंदर दरवाजा तोड़ के घुसेगी। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी पुलिस देखने वाली थी वो इस देश के सबसे ज्यादा खौफनाक नजारों में से एक था। दरवाजा धीरे धीरे खुला और जो चैंटिंग थी वो अब और जोर से सुनाई देने लगी। पुलिस को हर तरफ से चैंटिंग सुनाई दे रही थी, लेकिन ये कोई इंसान नहीं था जो ये भजन गा रहा था। ये एक आवाज की वॉइस रिकॉर्डिंग थी। 5 स्पीकर से एक ही चीज रिपीट हो रही थी, एक टेप्ड सर्मन बाय जोइस मेयर, जो कि एक अमेरिकन टीवी प्रीचर है और स्पिरिचुअल क्रिश्चियन दुनिया के एक ग्लोबल सेंसेशन थे। जैसे ही पुलिस घर के अंदर आगे बढ़ी, उन्होंने देखा कि जमीन पर 100 से भी ज्यादा स्पिरिचुअल किताबें बिखरी हुई हैं। घर गंदा नहीं था, लेकिन काफी धूल जमी हुई थी। ये तो पक्का था कि इस घर में कोई चोरी या तोड़फोड़ नहीं हुई है, लेकिन पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो डील किस चीज से कर रहे हैं। अब इस घर में अजीबोगरीब सामान भरे पड़े, लेकिन पुलिस ने इस सामान को देखने में टाइम वेस्ट नहीं करा और जल्द से जल्द आग का सोर्स फाइंड करने में लग गई। पुलिस को इतना समझ आ गया था कि ये जो आग लगी है ये इस घर के बाथरूम में लगी है, तो वो बाथरूम की ओर बढ़ने लग गए। और जैसे ही पुलिस ने बाथरूम के दरवाजे का नॉब घुमा के उस दरवाजे को खोला, उनके होश उड़ गए। उन्होंने जो देखा वो सच में बहुत डरावना था। इस बाथरूम के बाथटब के अंदर एक जले हुए इंसान की लाश थी। जांच पड़ताल करने में पता चलता है कि ये लाश थी 77 इयर्स के अरबिंदो दे की, और इसी बाथरूम के बाहर पेट्रोल और मैचस्टिक्स पड़ी हुई मिली थी। क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करके पुलिस को सीधा सीधा ये लग रहा था कि अरबिंदो ने अपनी खुद की जान ले ली है, खुद को आग लगा के। एंड पुलिस समझ चुकी थी कि ये केस अब और कॉम्प्लिकेटेड ही होने वाला है, एंड क्लियरली इस घर में काफी सारी चीजें सही नहीं थी। अगला अजीब क्लू जो पुलिस ने ढूंढा वो था हर तरफ छुपी हुई छोटी छोटी कागज की पर्चियां थी। हाथ से लिखी हुई ये पर्चियां घर के हर कोने में मिली, जमीन पर बिखरी हुई थी, रजाइयों के अंदर, बिस्तर के अंदर, तकियों के अंदर तक छुपी हुई थी। पुलिस को एक बदबू महसूस हो रही थी, लेकिन ये बदबू उस जली हुई लाश से नहीं आ रही थी बल्कि कहीं और से आ रही थी। जब पुलिस ने इस बदबू का सोर्स ट्रैक करने का ट्राई करा,
तो उन्हें समझ आया कि ये बदबू इस घर के बेडरूम के पीछे से आ रही है। बेडरूम का दरवाजा अनलॉक था, तो पुलिस ने उस दरवाजे को पुश करके खोला और उनको क्लियर हो गया कि ये बदबू इसी कमरे से आ रही। लेकिन पुलिस को लगा कि यहाँ पे कोई चूहा या कोई और छोटा जानवर शायद मर गया है एंड उसकी डेड बॉडी से बदबू आ रही है। लेकिन जब पुलिस इस बेडरूम के अंदर घुसी तो वो एक्चुअली में कुछ देख ही नहीं पाए, क्योंकि इस बेडरूम में बहुत अंधेरा था। पर्दे बिल्कुल बंद थे और इस कमरे की खिड़कियों को भी ब्लैक पेपर से कवर कर रखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, जो भी छोटी सी छोटी ओपनिंग इस कमरे में थी जिससे लाइट आ सकती थी, उसको पेपर या किसी कपड़े से कवर कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने अपनी फ्लैशलाइट ऑन करी, इस कमरे का नज़ारा एकदम साफ हो गया। रूम के बीच में एक बेड पर नीटली टक्ड एक स्केलेटन था और इस स्केलेटन को देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई आराम से सो रहा हो। ये एकदम एक वेल ड्रेस स्केलेटन था जिसने एकदम कपड़े आराम से पहन रखे हो। इस रूम में सिर्फ एक इंसान का स्केलेटन नहीं था, बल्कि 2 और स्केलेटन्स भी थे, लेकिन ये इंसान के नहीं थे। ये थे 2 कुत्तों के स्केलेटन्स जिन पर रिबन्स बंधे हुए थे और उनकी पॉज एक दूसरे पर रखे थे, जैसे प्यार से एक साथ सो रहे हों। बेड के पास एक लंच बॉक्स पड़ा था जिसमें सड़े हुए खाने की चीजें थी। पूरा क्राइम सीन इतना वेल प्रिजर्व्ड और वेल प्लान लग रहा था कि पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा था। कहीं पर भी किसी अटैक या किसी रॉबरी के निशान थे ही नहीं, तो पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि ये डेड बॉडीज आखिर यहाँ पे पहुंची कैसे। जो कपड़े स्केलेटन ने पहन रखे थे वो इस घर में रखी हुई फोटोग्राफ से मैच करते थे, और जिस शख्स से ये कपड़े मैच कर रहे थे वो थे देवजनी के, अरबिंदो की बड़ी बेटी। पुलिस को क्लियर हो गया कि ये स्केलेटन किसी और का नहीं बल्कि इसी परिवार की बड़ी बेटी देवजनी का है। अरबिंदो ने अपनी जान अभी कुछ टाइम पहले ही ली है, लेकिन देवजनी की लाश वहाँ काफ़ी टाइम से रखी हुई थी। बाथरूम में अरबिंदो की लाश के पास एक नोट मिलता है जिसमें लव यू बेटा लिखा होता है, लेकिन देवजनी तो मर चुकी थी, तो आखिर ये लेटर था किसके लिए। तभी पुलिस का ध्यान एक आवाज़ के पीछे जाता है। इस आवाज़ को सुन के ऐसा लग रहा था कि मानो कोई दीवार पे कील ठोक रहा है। जब पुलिस ने इस आवाज़ को ट्रैक करा तो वो इस घर के लिविंग रूम में पहुंचे। अब जाहिर सी बात है, लिविंग रूम में भी इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन इतनी रोशनी थी कि पुलिस को एक दूरी पे एक पतला सा कमज़ोर सा आदमी दिख रहा था जो एक किनारे पे डरा बैठा था। उस आदमी के लंबे लंबे बाल थे और उसने बहुत गंदे कपड़े पहन रखे थे, और वो काफ़ी देर से अपने लिविंग रूम की दीवार पे अपना सर मार रहा था। और ये आदमी था 44 इयर्स का पार्थो डे। पुलिस को क्लियर हो गया कि अरबिंदो ने जो लेटर लिखा था वो देवजनी के लिए नहीं बल्कि अपने छोटे बेटे पार्थो डे के लिए लिखा था। ये खबर कोलकाता, बंगाल एंड इनफैक्ट पूरे इंडिया में आग की तरह फैल गई। कंकाल कांड या फिर स्केलेटन केस सबके दिमाग में बस चुका था। पुलिस के पास उनका प्राइम सस्पेक्ट बिल्कुल सामने था और वो था पार्थो डे। जब पुलिस ने और क्लूज ढूंढने के लिए इस घर की तलाशी करना शुरू करा, तब पार्थो डे का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ। एक पुलिस ऑफिसर के अकॉर्डिंग पार्थो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में बहुत एबनॉर्मली एक्ट कर रहा था। पार्थो कभी हंस रहा था, कभी रो रहा था। उसके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल रहे थे जो इन पुलिस ऑफिसर्स ने कभी नहीं सुने थे। जब पार्थो को समझ आया कि उसके पिता ने खुद पे आग लगा ली है, तो वो थोड़ी देर के लिए एकदम शॉक हो गया और वापस से रोने लगा। लेकिन पार्थो के रोने से बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी गम में रो रहा है। इनफैक्ट उसके रोने से ऐसा लग रहा था कि शायद ये उसके खुशी के आंसू हैं। थ्रू आउट पार्थो वॉज क्राइंग। उसके मुंह पे एक बहुत अजीब सी हंसी थी। इस कारण से पुलिस का सीधा शक पार्थो पे और स्ट्रांग हो गया। जब भी पुलिस पार्थो से कुछ पूछ रही थी, पार्थो उसका जवाब दे ही नहीं रहा था। जैसे पार्थो से अगर पूछा गया क्या तुमने इनको मारा है, तो इसका जवाब वो हाँ या ना में नहीं दे रहा था, बल्कि वो सिर्फ ये बोल रहा था कि वो कितना प्यार करता है अपनी बहन से या फिर वो अपने पिता से कितना प्यार करता है। पार्थो का ये बिहेवियर काफी ट्विस्टेड था एंड काफी क्रीपी भी। लेकिन काफी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो डिटेल सामने आई वो उसके बिहेवियर से भी ज्यादा ट्विस्टेड थी। अब बाय द लुक्स पार्थो काफी गंदा लग रहा था। उसके बड़े बड़े नाखून थे, गंदे बड़े बाल, ऐसा लग रहा था वो काफी टाइम से नहाया नहीं है। लेकिन उसकी बॉडी में से भी एग्जैक्ट वही स्मेल आ रही थी जो इस घर के बेडरूम से आ रही थी। एंड बाय दैट स्मेल आई मीन डेड बॉडी की स्मेल पार्थो की बॉडी में से भी आ रही थी। तो पूछे जाने पे पार्थो रिवील करता है कि वो उसी कमरे में रहता था जहाँ पे उसकी बहन की डेड बॉडी
और उसके कुत्तों की डेड बॉडी रखी हुई थी। एंड सिर्फ उसी रूम में नहीं, पार्थो अपनी बहन की डेड बॉडी के साथ उसी बेड पे सोता था और ऐसा वो पिछले 6 महीने से कर रहा था। पार्थो ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन देवजनी दिसंबर 2014 से डेड है और जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी तब चल रहा था जून और 2015। जो लंच बॉक्स सड़े हुए खाने से भरा था वो देवजनी को रोजाना खिलाने में इस्तेमाल होता था और कुत्तों के स्केलेटन उनके 2 पेट लैब्राडोर्स के थे जो पिछले अगस्त और सितंबर में मर गए थे। पार्थो ने कहा कि उन्हें वहां इसलिए रखा गया ताकि देवजनी को कंपनी मिल सके। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उससे उसकी बहन की मौत के बारे में पूछा तो पार्थो ने कहा कि उसकी बहन के लिए उसका प्यार ही उसे उसकी याद संभालने के लिए एक्स्ट्रा मेजर्स लेने पे मजबूर करता था। इसलिए उसने बेडरूम को सील और डार्क कर रखा था ताकि ना कोई हवा अंदर आ सके ना बाहर जा सके, अपनी बहन की खुशबू को बनाए रखने के लिए। इसलिए वो अपनी बहन की मैगट्स या कीड़ों से भरी हुई लाश के पास सोता था ताकि वो उससे करीब फील कर सके। जब ये पहली इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो पुलिस को ऐसा लग रहा था कि पार्थो शायद एक साइको किलर है और उसकी बातों से भी कुछ ऐसे ही लग रहा था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन और होती गई, बातें और बढ़ती गई तो पार्थो कुछ ऐसे बोलने लगा कि उसकी बहन अभी भी इस कमरे में रहती है और जो उसके पिता हैं जिन्होंने जस्ट कुछ टाइम पहले अपनी जान ली है वो भी उसी घर में है। तो काफी सारे मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि पार्थो कोई साइको किलर नहीं है बल्कि स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक मेंटल इलनेस का शिकार है। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें इंसान को अपने थॉट्स, इमोशंस और रियलिटी समझने में प्रॉब्लम होती है। इसमें कुछ लोगों को हैलुसिनेशंस होती हैं, जैसे उन्हें कुछ चीजें और आवाजें सुनाई या दिखाई देती हैं जो असल में वहाँ नहीं होती हैं। और डिल्यूजन्स मतलब गलत थॉट्स जो सच नहीं होते लेकिन उनके दिमाग में रियल लगते हैं। इस वजह से पुलिस ने पार्थो के ऊपर कोई मर्डर चार्जेस नहीं लगाए बल्कि 2 काफी छोटे पीनल कोड्स के अंडर उसको 6 महीने के लिए अरेस्ट करा गया। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स ने पुलिस को एडवाइस करा कि पार्थो को किसी जेल में नहीं बल्कि किसी मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में होना चाहिए एंड कोर्ट ने भी इसमें अपना कंसेंट दिखाया। इसके बाद पार्थो को पेवलोव हॉस्पिटल, जो कि मेंटली एबल्ड लोगों के लिए एक स्पेशल फैसिलिटी थी, वहां भेजा गया। पार्थो को पेवलोव हॉस्पिटल भेजने से पहले उसका एक मीडिया अपीयरेंस हुआ जहां पे पार्थो ने काफी सारे सवालों के जवाब दिए। अ पॉइंट टू बी नोटेड, अभी तक जो भी पार्थो ने पुलिस को बताया था वो किसी भी मीडिया या किसी भी पब्लिक तक नहीं पहुंचा था। ये सारी बातों को काफी सीक्रेटिव रखा गया था। लेकिन मीडिया के प्रेशर एंड पब्लिक आउटक्राई के बाद पार्थो की एक अपीयरेंस मीडिया के सामने की जाती है बिफोर ही वॉज सेंट टू द पेवलोव हॉस्पिटल। और इस इन्वेस्टिगेशन में पार्थो ने मीडिया और पब्लिक के काफ़ी सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस को आंसर करा। अब जैसा कि आप इस वीडियो में पहले भी देख चुके हैं, पार्थो किसी भी सवाल का जवाब डायरेक्टली नहीं देता था, तो वो थ्रू आउट मीडिया के हर क्वेश्चन पे बोल रहा था कि वो एक फ्री सिटीजन है और उसने कोई भी क्राइम नहीं करा है। लेकिन इन्हीं सवालों और जवाबों के बीच में पार्थो कुछ ऐसा बोलता है जिससे मीडिया, पुलिस और पब्लिक तीनों एकदम शॉक हो जाते हैं। पार्थो थ्रू आउट मीडिया को ये तो बोल रहा था कि उसने देवजनी को नहीं मारा, लेकिन फिर वो ये बोलता है कि देवजनी को मारने वाला उसका खुद का स्पिरिचुअल बिलीफ था। देवजनी का स्पिरिचुअल बिलीफ ये था कि वो मरते दम तक भूखी रहेगी या फिर मरते दम तक उपवास रखेगी। पार्थो ने कहा कि उसने अपनी बहन का ये उपवास रोकने की बहुत कोशिश करी। उसने ट्राई करा कि किसी तरीके से देवजनी कुछ खा ले, लेकिन देवजनी ने पार्थो की एक भी नहीं सुनी एंड अल्टीमेटली दिस रिजल्टेड इन हर डेथ। अब यहाँ पे सबके मन में ये सवाल था कि यार आखिर ऐसा कौन सा स्पिरिचुअल बिलीफ होता है जिसमें आप मरते दम तक फास्ट रखोगे, और अगर ऐसा कोई स्पिरिचुअल बिलीफ है भी तो देवजनी ने आखिर ऐसा फास्ट रखा ही क्यों। दोनों पुलिस एंड मीडिया को पार्थो से इसका जवाब नहीं मिला एंड जब पार्थो पेवलोव हॉस्पिटल पहुंचा तब पुलिस को उसे इन्वेस्टिगेट करने की भी परमिशन नहीं मिली। जब पार्थो हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर्स को समझ में आया कि सच में पार्थो को मेडिकल हेल्प की जरूरत है, भले ही वो गिल्टी हो चाहे नहीं। पार्थो को डिप्रेसिव टेंडेंसी से डायग्नोज कर दिया गया और उसे स्पेशल केयर में रखा गया। साइकियाट्रिस्ट सब्यसाची मित्रा ने स्पेकुलेट करा कि शायद पार्थो में नेक्रोफिलिक टेंडेंसीज है, जिसमें कोई व्यक्ति एक लाश के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। डॉक्टर्स के काफी ट्राई करने के बाद पार्थो ने अपने ट्विस्टेड लाइफ के कुछ डिटेल्स रिवील करना शुरू कर दिया। उसने डॉक्टर्स को बताया कि उसने उस बेडरूम का ख्याल रखा था जहां देवजनी का स्केलेटन पड़ा था।
बेडशीट्स और ब्लैंकेट्स रोज बदले जाते थे और स्केलेटन को भी एक ब्लैंकेट के नीचे ठीक से रखा गया था। स्केलेटन की स्कल थोड़ी सी बाहर निकली रहती थी, बिल्कुल वैसी ही पोज में जैसे देवजनी सोया करती थी। उसने देवजनी के स्केलेटन के साथ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर किया और उसे राइस, दाल, फिश, ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट्स और चाय ऑफर करी। उसने एक सीनियर डॉक्टर को ये तक बताया कि रोज रात में देवजनी जिंदा हो जाती थी और वहाँ पे रखा हुआ खाना खाती थी। ये डिटेल एक डिस्टर्ब माइंड का संकेत था, लेकिन अभी भी हमें काफी सारे सवालों के जवाब नहीं मिले थे। अगर पार्थो अपनी बहन देवजनी से इतना ही प्यार करता था तो उसने कुछ भी करके उसको कुछ खिलाया क्यों नहीं? या फिर जब देवजनी की डेथ हो रही थी तो उसने एम्बुलेंस या किसी डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? और उसके फादर अरबिंदो का क्या? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरबिंदो ने खुद पे आग लगा के अपनी जान लेने का स्टेप ले लिया? ये सब पता करने के लिए पुलिस के पास रॉबिन्सन स्ट्रीट का मकान नंबर 3 ही था। लेकिन थ्रू आउट द केस अरबिंदो की बीवी, पार्थो की माँ एंड देवजनी की माँ कहाँ थी? उसका कोई अता पता नहीं था।